चले ना, कल लास्ट में हम लोगों ने बेटा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन चल रहा था हमारा, है ना। और एक दो क्वेश्चन शायद आपको दिए भी थे सॉल्व करने के लिए, नहीं दिए थे? रूल्स लिखे थे बस, अरे मतलब बता तो दिए थे ना। हाँ चलो अभी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। नाराज काहे को हो रहे हो? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, आइडेंटिफाई पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशंस। आइडेंटिफाई पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक फॉर द गिवन कॉन्फ़िगरेशंस। दो कॉन्फ़िगरेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं और इन दोनों के लिए आपको, है ना, पीरियड ग्रुप और ब्लॉक अभी आइडेंटिफाई करना है। याद करिएगा, सबसे पहला स्टेप हम लोगों ने सीखा था रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और रीअरेंज किसके बेसिस पे करना है बेटा? शेल नंबर। तो आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसको रीअरेंज करें तो बेटा यहाँ आ जाएगा 1s2 2s2 2p6, देन यहाँ पर आ जाएगा 3s2 3p6 और फिर आ जाएगा 3d10 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4s2 4p5। ठीक है, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो ये हमारा n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया ना, बाकी की लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो हाईएस्ट शेल नंबर n है वो क्या बता देगा बेटा? पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर क्या हो गया? 4th। अब हमें ब्लॉक और ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ग्रुप और ब्लॉक में सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था? ये देखना है कि एनपी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। क्या यहाँ पर एनपी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन है तो ये बात पक्की है कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा बेटा? पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो ग्रुप नंबर निकालने का तरीका बताया गया था 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन। तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17। ये इसके आंसर्स हैं। फिर वही बात कल मैंने बोला था कि इस तरह के क्वेश्चन में एलिमेंट पूछा जा सकता है, तो ये एलिमेंट कौन सा है? ब्रोमीन, है ना। देखो इधर ध्यान से अभी, है ना, लिखना बंद करते हैं, समझ ले। इसके ऊपर आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी पता होने चाहिए, तो यहीं से प्रैक्टिस करिए। आपको ये एलिमेंट आइडेंटिफाई करना, हमें इतना तो पता चल गया कौन से ग्रुप का है? 17th ग्रुप। और 17th ग्रुप का कौन सा पीरियड है? 4th। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर जो 17 होता है उसमें पहला सन्नाटा, फिर कल बाहर आई आंटी टेनेसी, ये एलिमेंट्स हैं। और मुझे 17th ग्रुप के 4th पीरियड का एलिमेंट चाहिए। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड 4th पीरियड। तो ये एलिमेंट कौन सा है? ब्रोमीन। अब इस पे आगे क्या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज आपको बोलता है कि ये जो भी एलिमेंट है वो ए है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन देता, नाम तो नहीं बताता, बोलता दिस कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ए। तो आइडेंटिफाई ए along with A, also identify B, C, D, E। क्या इस तरह का क्वेश्चन, अगर ये एलिमेंट पता चल जाए तो क्या आजू बाजू वाले एलिमेंट हम लोग पहचान सकते हैं बेटा? यस, है ना। तो अब इतना हमको समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा, ये ए कौन आ गया? ब्रोमीन। तो बी कौन है? क्लोरीन। सी कौन है? आयोडीन। और बेटा अगर ये ग्रुप 17 है तो ये वाला ग्रुप कौन सा होगा? 16। ये कौन सा होगा? 18। तो इनके भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हमें आने चाहिए, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले वाले पे चलते हैं, डायरेक्ट आंसर्स की बात करता हूं। बताइए इसमें हाईएस्ट शेल नंबर कौन सा दिख रहा है बेटा? 5। तो पीरियड कौन सा हो गया? 5th। पीरियड के बाद क्या आइडेंटिफाई करते हैं? पहले ब्लॉक। ब्लॉक में सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को पहचानने का तरीका क्या होता है? एनपी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। यहां पर एन का वैल्यू क्या है? 5, है ना। तो आपको देखना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन में 5p इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो 5p बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये पी ब्लॉक नहीं होगा। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं है तो फिर किसका होगा? या तो एस का होगा, या तो डी का होगा, या तो एफ का होगा। पहले किसको चेक करते हैं? एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक को चेक करने का तरीका क्या होता है? एनएस में, एन एस में 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन साथ साथ n-1d मतलब 4d, n-1d मतलब 4d खाली, 4d खाली है।
साथ ही साथ n-2f मतलब 3f खाली होना चाहिए, खाली है, 3f होता ही नहीं वैसे भी, f तो 4 से चालू होता है। इसका मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं? एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन है वो इसका ग्रुप हो जाता है। आपसे पूछा जाए ये एलिमेंट कौन सा है? स्ट्रॉन्शियम, ठीक है ना। फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर स्ट्रॉन्शियम की कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके आजू बाजू इधर उधर वाले एलिमेंट्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नोट करने से आगे बढ़ते हैं और दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, है ना। अब ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, है ना। अब इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। बेटा पहले वाले की कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज करके लिख दी है मैंने। अब देखो सबसे बड़ा जो शेल नंबर है वो 6 हो गया, दैट इज n। 5 वाला हो गया n-1, 4 वाला हो गया बेटा n-2। बाकी सबको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी ये वाला शेल हो जाता है n, ये वाला हो जाता है n-1 और ये वाला शेल क्या हो जाता है बेटा n-2, ठीक है। ये हम लोगों ने शेल लिख दिया। अब मान लीजिए इन कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको सबसे पहले n का वैल्यू देखना है। n का वैल्यू क्या दिख रहा है बेटा? 6, मतलब पीरियड हो जाएगा 6। यहां पर भी n का वैल्यू 6 दिख रहा है तो पीरियड नंबर हो जाएगा 6। अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ब्लॉक और ग्रुप। सबसे पहले ब्लॉक पे बात करते हैं तो सबसे पहले पी ब्लॉक को चेक किया जाता है और पी ब्लॉक को चेक करने का तरीका क्या होता है कि एनपी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगेन यहां पर देखिए एनपी में इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहां पर भी एनपी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब दोनों पी ब्लॉक तो बिल्कुल भी नहीं है। अब पी ब्लॉक के बाद किसको चेक करेंगे? एस ब्लॉक को। एस ब्लॉक की शर्त क्या बोलती है? एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, सही है। एनएस में 1 या 2 होना चाहिए, सही है। लेकिन साथ साथ n-1d खाली, साथ ही साथ n-1d खाली, n-2f खाली, n-2f खाली, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये डी में ही फेल हो गया, इसका मतलब ये एस ब्लॉक नहीं हो सकता। अब अगर पी ब्लॉक नहीं है, एस ब्लॉक नहीं है, तो फिर हम लोग चेक करते हैं एफ ब्लॉक को। और अगर एफ ब्लॉक को चेक करना है तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लीजिए। एनएस में 2 होना चाहिए, n-1d में 0 या 1 होना चाहिए
और n-2f में 1 से 14 में से कुछ होना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है, इसका मतलब इसका ब्लॉक कौन सा आ जाएगा, f। और f ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट और ग्रुप सोचने की जरूरत नहीं है, थर्ड ग्रुप होता है। अगले वाले पे आइए, इसमें हमने p ब्लॉक और s ब्लॉक चेक कर लिया था, अब f ब्लॉक को चेक करते हैं। पहले f ब्लॉक की शर्त बोलती है ns में 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ साथ n-1d में 0 या 1 होना चाहिए, यहां तो 10 है, इसका मतलब ये f ब्लॉक नहीं हो सकता। अब अगर p भी नहीं है, s भी नहीं है, f भी नहीं है, तो कौन होगा, d ब्लॉक होगा। और d ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करो तो ns में 0 to 2 होना चाहिए, साथ ही साथ n-1d में 1 to 10 होना चाहिए, फुलफिल भी कर रहा है, तो ये डी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं बेटा, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 प्लस 10 इक्वल टू 12, तो 12th ग्रुप का एलिमेंट है। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आ जाए सॉल्व करने के लिए, हम लोग जो रूल्स कल हम लोगों ने पढ़े थे उसकी मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो तरीका देख लिया हमने। हर ब्लॉक का एक एक एग्जांपल हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, है ना। अब ये जो क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने करे, अब इसके आगे की कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है ऑलरेडी। समझ में आ रहा भाई इसमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का एक और वेरिएंट बन सकता था जो मैं पहले भी आपको बता रहा था, कि एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देकर पहले पूछ लेता कि कौन है। यहां पर तो हालांकि मैंने डायरेक्टली दे दिया, बट उस टाइप से भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। चले आइए, है ना। सबसे पहले इसमें बात करें तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये जो एलिमेंट्स गिवन है कौन से ग्रुप के, बेटा सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में हम जानते हैं बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसका एटॉमिक नंबर 20, इसका एटॉमिक नंबर 38, इसका एटॉमिक नंबर 56, इसका एटॉमिक नंबर 88। एटॉमिक नंबर कहां से निकाल सकते हैं, मैजिक नंबर से। कुछ ना आता तो मैजिक नंबर का यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ पीरियड का। ये फिफ्थ पीरियड का है। ये हमारा कौन सा पीरियड चल रहा है, सिक्स्थ, और यहां पर कौन सा पीरियड चल रहा है, सेवेंथ। ये कहानी आ गई, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 56 है तो पीरियोडिक टेबल के बारे में याद करिए, सेकंड से पहले क्या फर्स्ट ग्रुप आता है कि नहीं आता, आता है। और सेकंड के बाद क्या थर्ड ग्रुप आता है कि नहीं आता, आता है। और थर्ड के बाद क्या फोर्थ ग्रुप आता है कि नहीं आता है, आता है। तो मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, और ये फोर्थ ग्रुप है। आगे बात समझिएगा, 56 से पहले क्या एटॉमिक नंबर 55 आता है कि नहीं आता, आता है। तो हमें एटॉमिक नंबर से समझना पड़ेगा कि ए जो है ना वो ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 55। और 55 किसका होता है, सीजियम। तो हमें एलिमेंट याद आना चाहिए। कैसे याद आएगा, भैया हमें कौन से पीरियड तक जाना है, सिक्स्थ पीरियड तक। और ग्रुप वन की बात चल रही है, ग्रुप वन का सिक्स्थ पीरियड देखिए है ली ना की रब से। तो हमें समझ में आ गया कि ये एलिमेंट कौन सा है बेटा, सीजियम, हैविंग सिंबल CS, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 55 के बाद 56 आएगा, 56 के बाद एटॉमिक नंबर कौन सा आएगा, 57। चलिए 57 पे आ जाते हैं, वाई के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। तो वाई जो है ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 57, और 57 तो बिल्कुल दिमाग में चमकना चाहिए, कौन होगा, लेंथ है ना। सिक्स पीरियड की बात चल रही है, सिक्स पीरियड की बात चल रही है, थर्ड ग्रुप की बात चल रही है। थर्ड ग्रुप में याद करिएगा पहला, दूसरा, तीसरा पीरियड सन्नाटा होता था। फिर सेकेंड ईयर लाएंगे, तो सिक्स पीरियड में लाएंगे आएगा। क्या इससे ऊपर वाला एलिमेंट पहचान में आ जाता है, अगर ये लाएंगे है तो सेकेंड ईयर, ये ईयर है। तो एक्स जो एलिमेंट है वो यूट्रियम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 39। 39 मैजिक नंबर से निकाल सकते हैं आराम से, है ना। और वैसे भी देख सकते हो कि 38 के बाद क्या आएगा, 39।
फिर आगे बढ़ते हैं, अगला एलिमेंट कौन आ रहा है, सेट। अब मुझे बताइए ये 55 है, ये 56 है, ये 57 है, तो ये क्या हो जाएगा 58? बिल्कुल नहीं, यही नहीं करना है। याद करिएगा 57 के बाद 58 से 71 एफ ब्लॉक में चला जाता है, ठीक है, इसीलिए दिया ये क्वेश्चन कि अपन क्या लगातार में लिख देते हैं। 57 के बाद 58 से 71 एफ ब्लॉक में जाता है, और उसके बाद 71 के बाद अगला एलिमेंट कौन आता है, 72। यहां बीच में तो एफ ब्लॉक चला गया, तो ये 72 है। अब हमें एलिमेंट याद होने चाहिए कि भैया टी जरा हाफ है ना, तो ये एलिमेंट और कुछ नहीं, हाफनियम है, तो Z इज हाफनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 72। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है, पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि किस एटॉमिक नंबर के बाद कौन आता है। इसमें दो ही गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं कि भाई 58 से 71 हटाना होता है और 90 से 103 हटाना होता है, बाकी सारे एटॉमिक नंबर तो लगातार ही चलते हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना होता है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन अभी हमने करा, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल के अंदर कल हमने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक पढ़ा, या आज जो उसके क्वेश्चंस किए, उसमें हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। क्या बातें हैं, 3 एलिमेंट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। पहला हीलियम, दूसरा पैलेडियम, तीसरा थोरियम। ये 3 एलिमेंट जो है, ये उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, है ना, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें रूल की गलती नहीं है, रूल बिल्कुल सही बने हुए हैं, एक्चुअल में इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होनी चाहिए थी वैसी है नहीं, और या फिर इनको जिस जगह रखा होना था ये वहां रखे नहीं गए, तो इनके अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, इनके क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम है। रूल्स तो अपनी जगह बिल्कुल सही काम करते हैं। जैसे मैं बात करूं हीलियम की, अब आपको मान लो एग्जाम में कॉन्फ़िगरेशन आई और कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2, बोला इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करो। अब इसके लिए क्यों रूल की जरूरत नहीं है, इसके लिए क्या ही रूल करोगे, आपको समझ में आना चाहिए 1s2 मींस हीलियम। अगर कोई इसके लिए भी रूल लगाएगा फिर तो कैसे काम चलेगा, है ना। हाँ, तो अब देखो, अगर हमें हीलियम के बारे में कॉन्फ़िगरेशन दे दिया उसने हीलियम की, कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, और बोला इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करो, तो हमें ऑलरेडी सारी चीजें पता है। इसका पीरियड कौन सा होता है, फर्स्ट, इसका ग्रुप कौन सा होता है 18th, और इसका ब्लॉक कौन सा होता है पी ब्लॉक। तो इसमें कुछ दिमाग अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इसके आंसर्स ऑलरेडी पता है। बेटा, आप अगर कॉन्फ़िगरेशन वाइज जाओगे तो ये कौन से ब्लॉक में जाना चाहिए था, एस ब्लॉक, इसीलिए रूल इसको फॉलो नहीं कर रहा है, या ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि भाई आप अगर कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स जो हमने पढ़े उससे आप इसको देखोगे तो आपको किसका दिखेगा, पी ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक का, बट इसको रखा कहां गया है, पी ब्लॉक में, तो एक्सेप्शन है, ठीक है ना, एक तरह से। अगला आता है पैलेडियम, एटॉमिक नंबर 46। पैलेडियम का जब हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का बना था, क्रिप्टॉन 5s0 4d10, ठीक है ना, इस तरह का कुछ कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को जरा ध्यान से देखिए, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन को देखकर हमें क्या क्या पता लग जाता है, एक तो पीरियड पता चल जाता है, एक ग्रुप पता चल जाता है, और एक ब्लॉक पता चल जाता है। इस पे हमने डिस्कशन किया हुआ है। अभी बताइए इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इसकी जब लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन देगा ना, तो 5s0 लिखे चाहे नहीं लिखे उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर उसने एग्जाम में 5s0 लिख के दे दिया तो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसके एनएस में 0 था वो कौन होता है, पैलेडियम। तो हम आंसर आसानी से बता पाएंगे। लेकिन मान लो उसने ये दिया ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसको लिखने से इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो 0 ही है। अब उसने ऐसा दे दिया ना, तो जब कॉन्फ़िगरेशन देगा, ध्यान सुनना, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में अभी तक जो नंबर आया वो 4 आया, हाईएस्ट नंबर, शेल नंबर, पीरियड पे बात कर रहा हूं, और इसमें भी क्या दिख रहा है, 4। क्या अभी पूरी कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट शेल नंबर 4 ही चल रहा है, हाँ, और अगर हाईएस्ट शेल नंबर 4 चल रहा है तो हम पीरियड क्या लिख देते कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 4th, लेकिन यही गड़बड़ है यहां पर। इसके अंदर हाईएस्ट शेल नंबर आपको 4 दिखेगा,
लेकिन इसको कौन से पीरियड का एलिमेंट माना गया है? फिफ्थ। भले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसको फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। तो इस पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल लगाओगे तो गड़बड़ी ग्रुप या ब्लॉक में नहीं होगी, गड़बड़ी कहां पर होगी? पीरियड में, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में आपको 4 से बड़ा नंबर नहीं दिखेगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये फोर्थ पीरियड का होना चाहिए, जबकि हमें पता हो कि ये कौन से पीरियड में आता है? बेटा फिफ्थ पीरियड में आता है। बाकी ग्रुप और ब्लॉक में दिक्कत नहीं है। ब्लॉक को लॉक की अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वो रूल्स लगाएंगे आ जाएगा। और ग्रुप कौन सा आ जाएगा बेटा? NS और N-1D को ऐड कर दो तो 10th ग्रुप आ जाता है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पीरियड में आती है। यहां पर बात करें थोरियम, थोरियम की बात करें, थोरियम में प्रॉब्लम क्या थी? याद करिए, कॉन्फ़िगरेशन में इसके 5f में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं था, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था अब तक 88 भरो और उसके बाद बचे हुए इलेक्ट्रॉन डी और एफ पे। यहां पर थलाइवा में 2D सिनेमा देखा था तो 5f में क्या बच जाता था? 0। अब आप देखो इसके अंदर एफ में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो हमको ब्लॉक इसका क्या दिखेगा? डी, जब हम रूल्स लगाएंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 7th पीरियड का एलिमेंट है, इसका एफ ब्लॉक है तो ग्रुप 3rd ही होगा, और इसका ब्लॉक अगर कोई पूछ ले तो एफ ब्लॉक। तो ये 3 ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अगर एग्जाम में ये कॉन्फ़िगरेशन आ गए तो जो रूल्स आपने पढ़े वो फॉलो नहीं होंगे। हीलियम में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैलेडियम में भी अगर NS0 लिख देगा तो बहुत कुछ चमक जाएगा, और थोरियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन हम देख ही चुके हैं। तो इन 3 पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। चलिए, है ना। अब ये कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस जो जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते थे वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। आपको जिन 3 पे कॉशियस रहना वो कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बता दी, बाकी सब पे रूल वगैरह जो है वो लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए ना, अब बात करते हैं बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव के बारे में। सबसे पहले इसके बेसिक्स के ऊपर बात करते हैं। पहले मैं इस टॉपिक के बारे में आपको एक थोड़ा सा है ना माइंडसेट क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस टॉपिक का काम क्या है। इस टॉपिक में हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है ना, जिन्होंने भी पहले पढ़ रखा उनको समझ में आता है कि ये जो जेड इफेक्टिव है, आगे हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेडियस, फिर उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे आईई, फिर हम पढ़ेंगे ईए, फिर हम पढ़ेंगे ईएन। तो जब हम एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते हैं, तो वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? फैक्टर्स, ऐसे हथियार चाहिए होते हैं जिनकी मदद से हम उन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। जेड इफेक्टिव का खुद का कोई अलग से इंपॉर्टेंस नहीं है। ये टॉपिक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको यूज करके हम वो वाले टॉपिक्स को सॉल्व करते हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे, हम कंक्लूजन हमें ऑलरेडी पता है। कंक्लूजन क्या निकलेगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बस ये कंक्लूजन निकलेगा। अब इसको अगर मैं इतना बोल दूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो अगर इतना हम मान लेते हैं तो टॉपिक ही खत्म है, सीधी बात है। और अगर हमारे मन में सवाल उठा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव कैसे बढ़ता है, तो हमें इसको बस और कुछ नहीं, मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, और हमारे सामने कुछ नंबर आएंगे कि ये 1.3 है, ये 1.9 है, ये 2.6 है, ये 3.25 है, और वो नंबर देख के हम बोल देंगे कि देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ ही तो रहा है। बस यही है इस टॉपिक का काम। पर हम पढ़ेंगे जरूर, लेकिन आपको बस ये बताना इसलिए जरूरी था कि भैया ये टॉपिक का खुद के, इसके टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते।
इसके यूज करके आगे आने वाले टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिकल पार्ट है और एनसीईआरटी में इसके कैलकुलेशन वाला कोई भी पार्ट नहीं दिया हुआ है। हाँ, छोटी मोटी बातें इसके बारे में लिखी हुई है, तो वो भी हम लोग इस टॉपिक में समझते हुए चल रहे हैं ना। बट इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं सिंपल, वो एसपीडीएफ के स्क्रीनिंग का ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बनता है। बट इस टॉपिक को यूज आगे करना है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात की क्लैरिटी दे रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनना। अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जैसे आप जेड इफेक्टिव पढ़ रहे हो, इसके जस्ट बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा एटॉमिक रेडियस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आईई, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईए, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईएन, और उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है ना, ये टॉपिक्स है। अब सुनिएगा, इन सारे टॉपिक्स में आपको जनरली ऑर्डर बनाने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया इनमें से बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर आई का ऑर्डर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर आई का ऑर्डर क्या होगा, या चार ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से हाईएस्ट आई किसकी है, लोएस्ट आई किसकी है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि जब भी इन पे क्वेश्चन बनेगा तो इन सभी टॉपिक्स पे केवल और केवल 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 6 टाइप। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा क्या करता है कि जब ये टॉपिक पढ़ लेता है ना, तो पढ़ने के बाद उसको दो फैक्टर याद रहते हैं, एक जेड इफेक्टिव और एक शेल नंबर। दो ही फैक्टर आते हैं बच्चों को, आपको भी यही आते होंगे। ठीक है, एक जेड इफेक्टिव और एक शेल नंबर। कि अगर मैं पूछूं कि रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, तो जेड इफेक्टिव से सॉल्व कर देते हैं, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, तो शेल नंबर लगा देते हैं। अरे भैया, क्वेश्चन तो समझो पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अपने को जो चीज आती है वो थोड़ी पूछा गया वहां पर, जो पूछा गया वो बताना है। अपने को आता ही नहीं आता वो बात अलग है। हमेशा कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 6। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हमें उन 6 टाइप को आइडेंटिफाई करना सीखना है। अगर हमने टाइप को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो फैक्टर तो हर किसी में उन 6 के लिए लगभग सेम ही होते हैं, ज्यादा चेंज नहीं होता। जो इसमें लगेगा टाइप 1 में, वो इसमें भी लगेगा, वो इसमें भी लगेगा, वो इसमें भी लगेगा, वो उसमें भी लगेगा। तो हमें वो 6 टाइप के क्वेश्चन पहचानने सीखने। अगर आपने क्वेश्चन का टाइप पहचानना सीख लिया तो आप इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। अगर आपने टाइप पहचानना सीख लिया तो मेन काम क्या है? टाइप पहचानना। अब उस टाइप की प्रैक्टिस हम यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां तक टाइप में बताते रहूंगा आपको, और यहां तो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप वाकई दिक्कत में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है बेटा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ये सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन दे दिए और बोला इनके जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बता दो, इनके रेडियस का ऑर्डर बता दो, आई, ईए या ईएन का ऑर्डर बता दो। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑफ द टाइप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। दूसरा टाइप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। फिर कल बाहर आई आंटी, ये दे दिया और बोला इसका जेड इफेक्टिव, रेडियस, आई, ईएन का ऑर्डर बता दो, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ध्यान सुनिएगा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड फर्स्ट टाइप, और सेकेंड टाइप टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये दो टाइप हो गए जो कि नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सा टाइप आता है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपको कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज समझ में आता है? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है उन्हें क्या कहा जाता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जो बार बार काम में आएगा, जैसे मान ले N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। इन सब में जब आप इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉन। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दे देगा और बोलेगा इसके लिए जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताओ, रेडियस का, आईई का, ईए का, ईएन का, जो भी ऑर्डर निकल सकता है वो पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है बेटा डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। नाम से समझ में आना चाहिए, एलिमेंट तो सेम रहेगा लेकिन उसके डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज मतलब आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया O2 प्लस, O प्लस, O माइनस और O2 माइनस। जरा देख लीजिए जो स्पीशीज आपके सामने लिखे, सबके सब ऑक्सीजन ही है, लेकिन सेम एलिमेंट के स्पीशीज कैसे हैं? डिफरेंट।
तो अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग टाइप के आयंस या स्पीशीज दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटेगरी नंबर 4। इसके बाद पांचवा कैटेगरी जो आता है, पांचवा कैटेगरी जो आता है वो आता है एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवा जो कैटेगरी बनेगा वो क्या बनेगा, एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड एंड टू एडजेसेंट ग्रुप। कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कई बार एग्जाम में, खासकर ईए में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखिए जरा इन एलिमेंट्स को ध्यान दीजिएगा। आपको ये 4 एलिमेंट दे दिए उसने और बोला इनके लिए रेडियस IE, EA, EN किसी का ऑर्डर बना दीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या चेक करा, आप टाइप चेक करते हुए चल रहे, सबसे पहले क्या टाइप चेक करा, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। भैया ये तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है, लेकिन इसका पीरियड तो अलग है, तो ये सारे सेम पीरियड के तो नहीं है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में, ये तो एक ग्रुप में है, ये तो एक ग्रुप में, लेकिन ये चारों एक ही ग्रुप में नहीं है, तो सेकंड टाइप भी नहीं हुआ। तीसरा टाइप क्या बोलता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक या डिफरेंट स्पीशीज में आपको चार्ज दिखेंगे। क्या दिखेंगे, चार्ज, आयंस के फॉर्म में दिखेगा। इन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये थर्ड भी नहीं हो सकता, ये फोर्थ भी नहीं हो सकता। अब बचा कैटेगरी 5 और 6। अब 5 का मतलब क्या है कि आप देखो क्या इन दोनों के ग्रुप नंबर लगातार आने वाले दो ग्रुप है या नहीं है, बेटा है। और इनके अगर पीरियड नंबर की बात करूं तो ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है। जब भी दो लगातार आने वाले पीरियड और दो लगातार आने वाले ग्रुप के एलिमेंट्स दिए हो, उसे हम कैटेगरी 5 बोलेंगे। एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट पीरियड, एडजेसेंट मतलब लगातार, एंड एलिमेंट्स ऑफ टू एडजेसेंट ग्रुप्स। अगर मैंने आपको, ध्यान से सुनना, ये दिया, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड, ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड, बताइए ये दो लगातार आने वाले पीरियड और ग्रुप के हैं या नहीं है, नहीं है, लगातार नहीं है। 15 के साथ 16 आता, लगातार होता, 14 के साथ 15 आता, लगातार होता, यहां पर बीच में गैप है, तो लगातार मतलब लगातार ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इस केस को समझने के बाद, टू एडजेसेंट पीरियड एंड ग्रुप को समझने के बाद, लास्ट केस आता है, इसके बाहर कुछ नहीं होता। जो इन पांचों में नहीं आया वो एक लास्ट कैटेगरी में चला जाएगा, और वो लास्ट कैटेगरी कौन सी होगी बेटा, रैंडम। अब हर क्वेश्चन, हर केस के, हर क्वेश्चन के पीछे कौन सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है, वो हम जब केसेस पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो मैं इंडिविजुअली आपको बताते हुए चलूंगा कि भैया इसके अंदर लेफ्ट टू राइट में ये लगता है, इसके अंदर टॉप टू बॉटम में ये लगता है, इसके अंदर लेफ्ट टू राइट में ये यूज होता है। जनरली फैक्टर सभी में 6 टाइप में लगभग सेम होंगे, एक आध कुछ चेंज होता है, बाकी लगभग सेम ही होते हैं। तो जो आप इसके लिए लगाओगे वही फैक्टर लगभग इसके लिए लगेंगे, वही फैक्टर लगभग इसके लिए लगेंगे, तो फैक्टर्स भी हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए पहले काम करो, ये 6 टाइप जो है ना, इसको लिख लो कहीं पर अलग से। ये टाइप आइडेंटिफाई करने पे फोकस रखना है अपने को। क्वेश्चन देखकर चमकना चाहिए कि भैया क्या दिया हुआ है, तब सॉल्व कर पाएंगे। पता चला वहां पर तीसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अपन तीर कमान लेके गए थे लड़ने। जो जंग लड़ने जा रहे हैं उसके लिए हथियार सही इस्तेमाल करेंगे तभी जीत पाएंगे। तो तू एस ब्लॉक लिख के आ जाना। पीरियोडिक टेबल नहीं देखे हो, क्या लिखा है, क्या एस ब्लॉक लिखा है, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़े, क्या लिखा है, क्या लिखा गया एनसीईआरटी में, एस ब्लॉक लिखा, बस इतना ही लिख दिया, हीलियम और एस ब्लॉक, बस क्या लिखा है।
चलिए बेटा ना, अब ये जो 6 टाइप आपके सामने लिखे हैं, इन 6 टाइप्स के ऊपर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक कौन सा, जेड इफेक्टिव। एक बात सुनिएगा, ज्यादातर केसेस में जैसे चाहे जेड इफेक्टिव की बात करें, चाहे रेडियस IE, EA, EN है ना, तो जेड इफेक्टिव तो हमारा बस एक फैक्टर रहेगा। आगे आने वाले टॉपिक में जब भी हम ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हथियार हमें मिलेगा वो कौन मिलेगा, जेड इफेक्टिव। वही हम इस टॉपिक में बेसिकली एक समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए इधर स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बेटा इन शॉर्ट हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं जेड इफेक्टिव से। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर Z इफेक्टिव लिखा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब पहले इसके मीनिंग को समझते हैं। ये जो पूरा टॉपिक है ना, इसको आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। दो पार्ट्स कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ड तो आ रहा है यहां पर न्यूक्लियर चार्ज, है ना, एक वर्ड तो आ रहा है यहां पर न्यूक्लियर चार्ज, और एक वर्ड क्या आ रहा है, इफेक्टिव। तो दोनों को पहले सेपरेटली समझते हैं, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। सबसे पहले हमें जो वर्ड समझना है वो क्या है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज वर्ड सुन के क्या दिमाग में एक इंप्रेशन बनता है, ऐसा चार्ज जो न्यूक्लियस की वजह से आता है उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज। क्या हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम पर अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज आता है क्या वो पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस पे आने वाला चार्ज। और न्यूक्लियस के अंदर याद करिए, हमने पहले लेक्चर में फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करी थी। तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में तो ये दोनों मिलते हैं, ये नहीं मिलता। और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज और ये होता है न्यूट्रल। तो हमें न्यूक्लियस पे चार्ज लाना है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज लाने का काम केवल और केवल कौन करेगा, प्रोटॉन। तो जब हम इस टर्म को यूज कर रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज, तो इस न्यूक्लियर चार्ज को कहने से हमारा मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं किया जाता है, किया जाता है। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक में जब न्यूक्लियर चार्ज वर्ड आएगा ना, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब और कुछ नहीं होता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और या फिर न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, Z रिप्रेजेंटेशन। तो न्यूक्लियर चार्ज कुछ भी अलग नहीं है, जो एटॉमिक नंबर होता है या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से ही न्यूक्लियस पर चार्ज आता है, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज। अब आप देखो इस टॉपिक का रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव में जो जेड है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पर सिर्फ जेड दिखना चाहिए। अभी आपको जेड दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज की। और यहां पर टर्म क्या लिखा है, इफेक्टिव, बस वो इफेक्टिव यहां लिख देता है। तो इफेक्टिव वर्ड EFF से लिख दिया, और न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर देता है, जेड से, इसीलिए इसको हम लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। आगे सुनिएगा, ये पहली बात हम लोगों ने करी कि भैया न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लो मैं आपको एक एलिमेंट देता सोडियम, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेशन करना है, और मैं बोलता सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, दैट्स इट। सोडियम के लिए Z की वैल्यू, न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 11। अगर मैं आपको बोलूं स्कैंडियम के लिए न्यूक्लियर चार्ज की एटॉमिक नंबर की वैल्यू बता दो, तो आंसर विल बी 21। मैं अगर आपको बोलूं लैंथेनम के लिए वैल्यू बता दो न्यूक्लियर चार्ज की, तो आंसर शुड बी 57। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब और कुछ नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक, आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा। न्यूक्लियर चार्ज के बाद अगला जो पॉइंट यहां पर आता है वो आता है इफेक्टिव वर्ड को समझना। इफेक्टिव अगर हम लोग वर्ड की बात करें तो इफेक्टिव का मतलब हो गया रिजल्टेंट या फिर नेट, फिजिक्स में जैसे आप यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं जूनियर क्लासेस में ना, सिंपल सा एक बॉक्स रहता, ब्लॉक प्रॉब्लम जो होती है। इधर से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इधर से आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो आपसे पूछेगा कि फोर्स तो 2 लग रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव फोर्स इसके ऊपर कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सब पूछा जाता है। सेम कहानी यहां पर है। ये इफेक्टिव वर्ड का मतलब यहां पर रिजल्टेंट से है या फिर नेट से है, या फिर इफेक्टिव वर्ड को इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसे इसमें 2 अपोजिंग फोर्स थे, वैसे एटम के अंदर भी 2 अपोजिंग फोर्स एक साथ काम करते हैं। पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन।
होता क्या है कि यहां पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और इसके आजू बाजू यहां पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो बेटा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्या यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है। लेकिन क्या नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, रिपेल करता है। तो यहां पर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है। तो यहां पर दो फोर्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक अट्रैक्टिव है एक रिपल्सिव है, तो ऑब्वियसली दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, यहां पर एक टर्म हम लोग यूज करेंगे बार बार, और वो टर्म होगी टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या टर्म होगी बेटा, टारगेट इलेक्ट्रॉन। फिजिक्स आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में एक टेस्ट चार्ज वर्ड आता है, वैसे यहां पर टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोल दो या टारगेट इलेक्ट्रॉन बोल दो। टारगेट इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट इलेक्ट्रॉन। टारगेट इलेक्ट्रॉन किसी, जैसे मान लो सोडियम लिखा मैंने, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, टारगेट इलेक्ट्रॉन इन 11 में से कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी मान सकते हो। जैसे हर किसी का क्वांटम नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, वैसे हर किसी को हम टारगेट इलेक्ट्रॉन मान के उसके लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कर तो सकते हैं, करना नहीं है। क्यों नहीं करना है, हमारे लिए काम का जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा, आउटर। हम इधर उधर फालतू में टाइम पास नहीं करेंगे, हमें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन सीखना है। क्यों सीखना है सर, आउटर मोस्ट पे क्यों सीखना है, कारण क्या है, कारण ये है कि जब आप रेडियस पढ़ोगे या आईई पढ़ोगे तो आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह के बारे में ही जानकारी चाहिए होती है। क्योंकि रेडियस कैसे डिफाइन होता है, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस। आई कैसे डिफाइन होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। तो हमें हमारे सिलेबस में ज्यादातर जो जरूरत पड़ेगी ना वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की पड़ेगी, और इसीलिए हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे बेटा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। ये बात क्लैरिटी रखिए दिमाग में। अब सुनिएगा, अगर मैंने बोला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमारा टारगेट है, तो होगा क्या कि भैया ये न्यूक्लियस जो है ना, ये तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, और ये तो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ध्यान सुनिएगा, इसके पास अट्रैक्ट करने के लिए कितना पावर है, जो कि इसका न्यूक्लियर चार्ज है। मान लो सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम के पास इसको अट्रैक्ट करने का कितना पावर है, 11 यूनिट पावर है। कितना पावर है, 11 यूनिट, है ना, ऐसा बोल दिया अभी। इस सोडियम के पास इसको अट्रैक्ट करने का कितना पावर है, 11 यूनिट। सोडियम के पास इसको अट्रैक्ट करने का कितना पावर है, 11 यूनिट। भैया सोडियम तो क्योंकि प्लस है और सामने माइनस आ रहा है, तो वो तो अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि सामने वाले को अट्रैक्ट करूं, चाहे ये वाला इलेक्ट्रॉन हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। तो सोडियम या जो भी एटम है वो टारगेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, और उसकी ताकत कितनी है, जेड यूनिट की ताकत है, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ताकत है। लेकिन जब सोडियम इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये टारगेट मान लिया अभी हमने, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से इसके पास आने देंगे, नहीं, रोकेंगे भैया, पहले हमें, हमको ले, पहले इधर इधर बुला। और ये क्या करेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में एक दीवार बनने का काम करेंगे, एक स्क्रीन बनने का काम करेंगे, और एक शील्ड बनने का काम करेंगे। तो बेटा ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन यहां तक पहुंचने नहीं देंगे, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बताइए, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कितने पावर से करना चाहता था, जेड, लेकिन क्या बीच में इन्होंने दीवार खड़ी कर दी, यस। तो क्या पूरा अट्रैक्शन वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो अट्रैक्शन जितना पहुंचना था उससे ज्यादा पहुंचेगा या कम पहुंचेगा, कम, कम पहुंचेगा। मतलब जितना पहुंचना था उससे कम पहुंचेगा, मतलब माइनस ही तो हो जाएगा। पहुंचना 11 था और मान लो इन्होंने 2 यूनिट से ही कम कर दिया, तो बेटा वहां जो पहुंचेगा वो 11 माइनस 2 पहुंचेगा। तो बेटा जितना पावर पहुंचना चाहिए था उसको हमने बोला जेड, और जितने से डिक्रीज हुआ, जितने से शील्ड हुआ, जितने से स्क्रीन हुआ, उसको एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उस कांस्टेंट का नाम क्या है, सिग्मा। तो बेटा एक फॉर्मूला निकल के आता है जेड माइनस सिग्मा। पहुंचना 11 था, 2 से कम कर दिया तो 11 माइनस 2 वहां तक पहुंचा, तो बेटा इस तक जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन पहुंचा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 9। और उस रिजल्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, जेड इफेक्टिव से, जहां पर जेड आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है एटॉमिक नंबर, और सिग्मा को हम लोग बोलते हैं
शील्डिंग कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट है ये, इफेक्ट की बात अभी नहीं हो रही, शील्डिंग कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। चलिए पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले है ना, ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह ये जो बातें लिखी हुई है, इसको आप रिप्रेजेंट इतने को कर लीजिए पहले। चलिए, है ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। अब ये जो पूरा टॉपिक है इसको हम लोग थोड़ा और डेप्थ में देखेंगे, बट उससे पहले कुछ बातें बता रहा हूं आपको, यहां पर देखना, अभी मैंने डायग्राम बना के वैसे तो बता ही दिया था, फिर से देख लेते हैं। न्यूक्लियस है, यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी शेल में 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, डिपेंड्स, हम लोग एक एक रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं बस। अब हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन कौन सा होने वाला है, सबसे अंदर वाला है, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला, ये फिक्स रहना चाहिए हमारे दिमाग में ना। तो दिस इज अवर टारगेट इलेक्ट्रॉन, हम इसी को टारगेट मान के चलेंगे। हालांकि टारगेट किसी को भी माना जा सकता है, लेकिन हमें आउटर मोस्ट को कंसिडर करके उसी पे कैलकुलेशन करना है। सबसे बाहर वाला शेल n, उससे कम वाला n-1, उससे कम वाला n-2, उससे कम n-3, n-4 एंड सो ऑन। न्यूक्लियस अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता है इसको अट्रैक्ट करने के लिए। न्यूक्लियस इसको कितने से अट्रैक्ट करना चाहता है, z से। लेकिन जब न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या उसके बीच में ये रुकावट पैदा करेंगे बेटा, यस। और ये कितने से इनके अट्रैक्शन को रोकेंगे, एक वैल्यू वो है सिग्मा, और दोनों को माइनस करेंगे तो इसका नेट अट्रैक्शन यहां तक कितना पहुंचेगा वो हमें पता चल जाएगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इससे हमें एक वर्ड समझ में आया कि भैया इन्होंने इन दोनों के अट्रैक्शन को स्क्रीन करा या शील्ड करा, तो एक इफेक्ट की बात आ जाती है जो कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो आइए नेक्स्ट टर्म जो है वो लिखना है आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायग्राम बनाना है तो बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन लगा रहा है, टारगेट इलेक्ट्रॉन लगा रहा है या इनर इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, इनर। इनर इलेक्ट्रॉन कहने से हमारा तात्पर्य क्या है, इधर ध्यान से सुनना, ये तो इनर है ही है, पर मान लो फोर्थ शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं भैया, एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ऐसा थोड़ी होता है, 5, 6, 10 डिपेंड करता है। मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से कोई पहले आता, फिर उसके बाद आता, फिर उसके बाद आता, फिर उसके बाद आता, फिर ये 5वां आता। तो बेटा 5वां इलेक्ट्रॉन ये है, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल का जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो हमारा क्या रहेगा, टारगेट। तो क्या इससे पहले 4 इलेक्ट्रॉन इसी शेल में भी आए हुए हैं या नहीं आए हुए, आए हुए, तो वो भी इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर लाइन लगी हुई है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आया वो बोलेगा पहले मुझे अट्रैक्ट कर, फिर जो उसके बाद आया बोलेगा मुझे अट्रैक्ट कर, फिर जो आया बोले मुझे अट्रैक्ट कर, मुझे अट्रैक्ट कर, मुझे अट्रैक्ट कर, मुझे अट्रैक्ट कर, फिर इसकी बारी आएगी। तो इसके और इसके अट्रैक्शन के बीच में ये तो रुकावट पैदा करेंगे, साथ में ये भी रुकावट पैदा करेंगे, तो इनके साथ साथ इनको भी इनर इलेक्ट्रॉन ही ट्रीट किया जाता है। जो सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन आया, उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं उन सबको क्या माना जाएगा बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन लिखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहने से टारगेट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील the complete attraction of nucleus. The outermost electron does not feel
the complete attraction of nucleus due to presence of inner electrons. The outermost electron does not feel the complete attraction of nucleus due to presence of inner electrons in multi-electron system. In multi-electron system, this effect is called screening effect. In multi-electron system, this effect is called screening effect. This effect is called screening effect. देखिए मीनिंग क्या है, लैंग्वेज से इतना समझ में आ जाता है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्शन नहीं पहुंचेगा. क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन उसको क्या कर देंगे, शील्ड कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे. लेकिन यहां पर एक टर्म आई है और वो टर्म आई है बेटा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, है ना. एनसीईआरटी में भी ये वर्ड यूज किया गया है, इसलिए इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम समझ में आ जाता है कि भैया इस जब भी हम शील्डिंग या स्क्रीनिंग की बात करेंगे तो पूरे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए या एक से ज्यादा होना चाहिए? एक से ज्यादा. क्योंकि भैया अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इन दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई भी नहीं है. इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में स्क्रीनिंग काम नहीं करता. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तभी जाके क्या लगेगा बेटा, स्क्रीनिंग या शील्डिंग. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ये को लगाएगा ना, बिल्कुल लगाएगा, अभी तो रूल में ही आ जाएगी चीज. देखो है ना, अब इसके आगे बात करते हैं. आपको मान लीजिए मैंने बोला हमें जेड इफेक्टिव के ट्रेंड्स पहचानने, 6 टाइप के क्वेश्चन. लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है. तो अब हम उस कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे कि सबके लिए जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी कितनी आती है. अगर मुझे किसी का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत है, एक तो जेड और एक सिग्मा. अच्छा, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर. तो अगर मैंने आपको बोला कि सोडियम का जेड इफेक्टिव निकालो तो जेड तो आपको पहले से ही पता होगा. अगर मैंने आपको बोला लिथियम का जेड इफेक्टिव निकालो तो जेड तो आपको पहले से ही पता होगा. तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, जिसमें से ये तो आपको एलिमेंट देखते से ही पता चल जाएगा. तो हमें अभी सीखना है कि सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं. और सिग्मा के कैलकुलेशन के लिए एक रूल आता है जिसे बोला जाता है स्लेटर्स रूल. स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा. हमें सिग्मा की वैल्यू निकालनी है. सिग्मा की वैल्यू क्यों निकालनी? क्योंकि जेड इफेक्टिव निकालने के लिए सिग्मा की जरूरत पड़ेगी. तो पहले सिग्मा कैसे काउंट होता है वो देख लेते हैं और फिर जेड इफेक्टिव के जो क्वेश्चंस हैं, ऑर्डर्स हैं, वो बनाएंगे. चलिए आइए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा की बात कर रहे हैं. ध्यान से सुनना और ध्यान समझना. कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा में हमारे पास 3 तरह के केसेस होंगे. कितनी तरह के केस होंगे बेटा? 3. सुनते जाना, अभी कुछ भी लिखना नहीं है. पहला केस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. ऐसा स्पीशीज जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो? केवल एक. अब मुझे बताओ, अगर ध्यान से सुनना और समझना, एक ही इलेक्ट्रॉन है. वैसे तो मैं यहां पर शेल में भी ऐसे दिखा सकता हूं, लेकिन मैं शेल के बजाय ऑर्बिटल दिखा रहा हूं. मुझे बताओ पहले शेल में कितना सब शेल होता है? एक. कौन सा? एस. कौन सा? 1s. 1s में कितना डब्बा होता है? एक. तो मैं चाहूं तो इसको ऐसे दिखाने के बजाय डायरेक्ट ये दिखा दिया, ये मैंने 1s बना दिया मान लो. और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते? 2. पर अभी कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? एक. अब मुझे बताओ न्यूक्लियस इसको ये इसलिए बनाया ताकि दिख जाए इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, है ना. मुझे बताइए क्या ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा? हाँ. क्या ये माइनस इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा? हाँ. क्या दोनों को रोकने वाला कोई है? नहीं. इसका मतलब रोकने का मतलब होता है सिग्मा, और रोकने वाला कोई नहीं है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई? 0. अब मुझे बताओ अगर जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू 0 है, तो जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला यहां पर जेड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है. मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देयर इज नो शील्डिंग, नो स्क्रीनिंग. देयरफॉर आप जेड बोलो चाहे जेड इफेक्टिव बोलो, बात उतनी है, क्योंकि जितना इसका पावर है पूरा का पूरा यहां तक पहुंचेगा. ये आ गया. ठीक है, देखिएगा. सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के बारे में. तो स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा के अंदर, ठीक है,
पहला केस आ रहा है आपके सामने फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ध्यान से सुनना और समझना। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे बताओ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। हाइड्रोजन या फिर हीलियम पे +1, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, या फिर लिथियम पे 2+, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी बना सकते हो। अच्छा मुझे बताओ हाइड्रोजन में अभी फिलहाल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। हीलियम प्लस में एक, लिथियम 2+ में एक। क्या तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है? सेम इलेक्ट्रॉन वालों को क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं? तो हमें एक केस अभी जो पढ़ना है उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी पढ़ना होता है। तो अभी जो हम केस कंसिडर कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रिजल्ट हमें पहले ही दिख जाएगा, ठीक है ना। बाद में पढ़ेंगे उसको अलग से, लेकिन यहां दिख जाएगा। तो मुझे बताइए इन सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा ये न्यूक्लियस है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है 1s में। क्या दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई है या नहीं है? नहीं है। ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन है? टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है और रोकने वाला कोई नहीं है तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। और अगर सिग्मा की वैल्यू 0 है तो Z माइनस सिग्मा अगर हम लोग यहां लगाएंगे तो Z माइनस सिग्मा का मतलब है Z इफेक्टिव का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला भी समझा देता हूं, दोनों एक साथ लिख लीजिएगा। यहां पर आते हैं सेकंड वाले में। पहला केस क्या बताया? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। दूसरा केस कौन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कौन सा आया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया? कारण समझना। पहला केस ऐसा पढ़ा हम लोगों ने जहां पर कोई भी शील्डिंग या स्क्रीनिंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीनिंग की जब डेफिनेशन लिखी तो उसमें एक वर्ड यूज करा था, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भी मल्टी में ही आएगा, है ना, क्योंकि ये सिंगल है और सिंगल के अलावा जो भी हो मल्टी इलेक्ट्रॉन है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 2 इलेक्ट्रॉन वाला मल्टी और एक मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वाला मल्टी। ये भी मल्टी इलेक्ट्रॉन है, ये भी मल्टी इलेक्ट्रॉन है। ये 2 केस बनेंगे, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है और ये थर्ड केस है। सर ऐसा क्यों कर दिया? ऐसा क्यों नहीं करा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन और मल्टी इलेक्ट्रॉन 2 केस में खत्म हो जाता? कारण समझिएगा, एक्चुअल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तो एक ही शेल यूज होगा। कितना शेल यूज होगा? ये। और बताओ अगर 2 से ज्यादा कितने भी हो, 2 से ज्यादा कितने भी हो, क्या एक शेल में काम चलेगा या एक से ज्यादा लगेंगे? एक से ज्यादा, कम से कम एक से ज्यादा शेल लगेंगे। होगा क्या, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्क्रीनिंग का जो पावर है वो भी चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। और इसीलिए सिंगल को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमको बाकी अदर शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स अगर ज्यादा हो, वेरिएबल हो, तो उसकी कहानी समझ नहीं आएगी। इसीलिए इसको अलग पढ़ते हैं और इसको अलग पढ़ते हैं। तो यहां पर अभी हम लोग बात करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? सबसे पहले तो हीलियम, फिर हमने ले लिया लिथियम प्लस, फिर हमने ले लिया बेरिलियम 2+, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगेन चेक करिए, इसके पास, इसके पास, इसके पास, क्या सभी के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो क्या ये सभी आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है? आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले शील्डिंग बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑन इटसेल्फ। मुझे बताना, मान लो मैंने ये न्यूक्लियस बनाया और ये ऑर्बिटल बना रहा हूं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं मुझे। पहला ही शेल है, टारगेट कौन होगा? पहला इलेक्ट्रॉन या आउटर में उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन? आखिरी। मान लो मैं इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मान के चल रहा हूं इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या बन गया? टारगेट। सुनना, क्या न्यूक्लियस टारगेट को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और क्या टारगेट खुद ब खुद अट्रैक्ट होना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? चाहेगा। रोकने का काम टारगेट नहीं करेगा, रोकने का काम ये वाला इलेक्ट्रॉन करेगा। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, शील्डिंग बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑन इटसेल्फ। क्या टारगेट खुद को शील्ड करेगा या रोकेगा? क्या नहीं। टारगेट इलेक्ट्रॉन का खुद पे लगने वाला शील्डिंग हमेशा 0, वो खुद को शील्ड नहीं करेगा। लेकिन क्या ये एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 1s का इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो यहां देखो, शील्डिंग बाय सिंगल 1s इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग बाय सिंगल 1s इलेक्ट्रॉन ऑन टारगेट। इसके लिए एक मैथमेटिकल वैल्यू डिफाइन करिए स्लेटर ने। ये वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूं, किसने दी है? स्लेटर। अब अगर इसके लिए हमारे मन में सवाल आए कि सर 0.3 ही क्यों लिया, तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, स्लेटर ने दी, अपन मान रहे, बस बात खत्म। तो देखो, शील्डिंग बाय सिंगल 1s इलेक्ट्रॉन ऑन टारगेट, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये टारगेट पे कितने की शील्डिंग लगाएगा? 0.3 की।
हमारा फॉर्मूला क्या था, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। और इसमें बताइए शील्ड दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से एक तो टारगेट हो गया, तो शील्डिंग लगाने वाला कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही है, और उसकी शील्डिंग कितनी है 0.3। तो क्या शील्डिंग की वैल्यू फिक्स हो गई एक तरह से, यस, क्योंकि एक ही तो है और उसकी वैल्यू 0.3 है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा में सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा 0.3। तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में Z इफेक्टिव इक्वल टू Z ऑलवेज ट्रू है, और टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में Z effective is equal to Z minus 0.30 ऑलवेज ट्रू रहेगा। ठीक है, अब एक बात समझे, ध्यान से देखना है ना, इन तीनों के लिए कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला एक केस हमें पढ़ना होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का, उस पर बात करता हूं। मुझे बताइए हीलियम के लिए, लिथियम प्लस के लिए और बेरिलियम 2 प्लस के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं, क्या निकाल रहे हैं, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। मुझे बताइए हीलियम का Z कितना होता है, Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। पहले लेक्चर में बताया था कितना भी प्लस आ जाए कितना भी माइनस आ जाए इलेक्ट्रॉन बदलता है लेकिन एटॉमिक नंबर नहीं। मैंने अगर O बोला है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, O प्लस बोला है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 8 है, O पे 100 प्लस लगा दूं 200 माइनस लगा दूं कुछ भी लगा दूं एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। मुझे बताइए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ये तो Z आ गया, माइनस 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 सिग्मा। मुझे बताओ क्या ये टू इलेक्ट्रॉन ये टू इलेक्ट्रॉन ये टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है, टू इलेक्ट्रॉन में से एक तो हमेशा आपका टारगेट होगा। तो शील्डिंग लगाने वाला कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक, और स्लेटर ने बोला उसकी वैल्यू कितनी है 0.3। तो बेटा 2 माइनस 0.3, यहां पर 3 माइनस 0.3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दो ही है, और यहां पर 4 माइनस 0.3। सॉल्व करोगे तो यहां पर वैल्यू आएगा 1.7, यहां आएगा 2.7, यहां पर आएगा 3.7। आप जरा वैल्यू के ट्रेंड को देखिएगा, इसका Z इफेक्टिव 1.7, इसका 2.7, इसका 3.7, क्या ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, 0 प्लस 1 प्लस 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्या Z इफेक्टिव का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इससे हमको एक कंक्लूजन मिलेगा, हम लोग आगे लिखेंगे, बट वो कंक्लूजन क्या होने वाला है कि भैया अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होता है ना तो इसमें एक फॉर्मूला बनेगा Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, खैर अभी इसको हटा दे रहा हूं, अभी आप ये केवल केस 1 और केस 2 को नोट डाउन कर लीजिए। केस 1 लिख लिया बेटा सबने।
चलिए ना, अभी केस 1 और केस 2 के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। एक बार फटाफट इसको रिकॉल करवा देता हूं, इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर केस नंबर 3 पे चलेंगे। सबसे पहली बात, 3 तरह के केस आपको पढ़ने, एक पढ़ना है बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक पढ़ना है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एक पढ़ना है मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमारा फॉर्मूला तो हर जगह Z इज इक्वल टू Z माइनस, सॉरी Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा है। Z किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर को। और सिग्मा को निकालने के लिए सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट को दिखाता है कि न्यूक्लियस और टारगेट के बीच में रुकावट कितनी है, वो सिग्मा बताएगा। और उसको निकालने के लिए हम एक रूल का यूज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? स्लेटर्स रूल। पहली बात, स्लेटर्स रूल लिखा है या स्लेटर्स लॉ लिखा है? रूल लिखा है। रूल और लॉ जमीन आसमान का अंतर होता है दोनों चीजों में, ठीक है। लॉ को एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है, और रूल मतलब चलता फिरता कुछ एक दो चार चीजें थी, उसको समझाने के लिए कुछ बना दिया गया। तो ये रूल है, ये लॉ नहीं है। मतलब आगे जैसे जैसे हम सिलेबस में बढ़ेंगे ना, कई जगह ऐसी आएंगी जहां पर स्लेटर रूल का रायता डुल जाएगा। ध्यान सुन लीजिए, क्लैरिटी रखिए दिमाग में। ये रूल है, ये लॉ नहीं है। पर इसको पढ़े बिना हम ये सिग्मा निकाल नहीं सकते, तो इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरी है। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। आगे हम जब बढ़ेंगे सिलेबस में कुछ एक पॉइंट आएंगे, स्पेशली डी ब्लॉक में आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि स्लेटर का नाम में रूल लिखा था, लॉ नहीं लिखा था, ये बोलूंगा मैं, इसलिए पहले बता दिया। अब सुनिएगा, मैंने आपको बोला Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा है। Z बताता है एटॉमिक नंबर को, सिग्मा किसको बताएगा? शील्डिंग को। अब सिग्मा निकालने के लिए 3 तरह के केसेस पढ़ने, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यदि है तो बेटा न्यूक्लियस के अलावा कितना इलेक्ट्रॉन? एक ही तो है। क्या दोनों के अट्रैक्शन को रोकने वाला कोई है या नहीं है? नहीं है। मतलब यहां पर शील्डिंग काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा में अगर सिग्मा 0 हो गया तो क्या Z इफेक्टिव इक्वल टू Z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्क्रीनिंग डज नॉट वर्क, सही है या गलत है? सही है। इन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम the value of effective nuclear charge will always be equal to the nuclear charge। सही है या गलत है? सही है। एक ही बात है, because Z effective will be equal to Z। आगे बढ़ते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या बोल रहा है? हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये वाला दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन हमारा टारगेट है। तो क्या न्यूक्लियस और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्डिंग लगाने के लिए केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगाएगा, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगाएगा डेफिनेटली वो 1s का ही होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब भी भरोगे कॉन्फ़िगरेशन 1s2 बनती है। तो 1s2 का दूसरा इलेक्ट्रॉन तो टारगेट है, तो 1s का जो पहला इलेक्ट्रॉन है वही शील्डिंग लगाएगा। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमेशा जो शील्डिंग लगाएगा वो सिंगल 1s इलेक्ट्रॉन होगा। और स्लेटर ने क्या बोला कि जो एक 1s का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लगाता है उसकी वैल्यू कितने की होती है? 0.3 की। अगर 0.3 की वैल्यू है तो हमें पक्का पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रॉन में सिग्मा हमेशा 0.30 ही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और अगर 0.30 है, इसका मतलब क्या निकला कि बेटा Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा में सिग्मा हम क्या रख देंगे? 0.3। तो हमारा एक फॉर्मूला ही बन गया कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस 0.3, फिक्स है। तो यहां का फॉर्मूला क्या आ गया? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z, और यहां का फॉर्मूला क्या आ गया? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस 0.3। ये दो फॉर्मूले फिक्स है। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बोली कि भैया ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है Z इफेक्टिव भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। आप इसके लिए भी चेक कर लो, उसके लिए तो बताया। मुझे बताओ इनका फॉर्मूला क्या बोल रहा है? Z इफेक्टिव इक्वल टू Z, किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसका Z कितना होता है? 1। इसका Z कितना होता है? 2। इसका Z कितना होता है? 3। Z कभी नहीं बदलता, भले कितना भी चार्ज आए या जाए, ठीक है ना। इसका मतलब इसका Z इफेक्टिव हो गया 1, इसका Z इफेक्टिव हो गया 2, इसका Z इफेक्टिव हो गया 3। क्या जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है Z इफेक्टिव भी बढ़ रहा है? यस। किसमें बढ़ रहा है? हर किसी में, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक में? आइसो। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। यहां तक की बात हमने करी। कुछ क्वेश्चन इस पे लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं केस थर्ड पे। क्वेश्चन लिखिएगा, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स, डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स
डिटरमाइन ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट लिखे, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज shielding effect does not apply. In single electron species, shielding effect does not apply. सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल है। अगला स्टेटमेंट लिखे, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज the effective nuclear charge, the effective nuclear charge is always equal to, is always equal to its atomic number. ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ट्रू है। सिंगल इलेक्ट्रॉन में Z इफेक्टिव इक्वल टू Z होगा हमेशा, और Z का मतलब एटॉमिक नंबर बोल दो या न्यूक्लियर चार्ज बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बराबर होंगे। तीसरा लिखिए, फॉर टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा is always 0.30. For two electron species, the value of sigma is always 0.30. बताइए सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक तो टारगेट होगा और एक ही शील्डिंग लगाने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, और वो जो एक शील्डिंग लगाने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके सिग्मा की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, दैट इज 0.30। तो फिक्स सही है, तो ट्रू स्टेटमेंट है। अगला लिखे, for two electron species, for two electron species value of Z effective, for two electron species value of Z effective is always constant. ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है भैया, टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो बहुत सारे हो सकते हैं और उन सबके लिए सिग्मा का वैल्यू भले फिक्स है लेकिन Z इफेक्टिव का वैल्यू फिक्स नहीं होगा। अभी हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करी भी थी, एक का 1.7 आया था, एक का 2.7 आया था, एक का 3. तो सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिग्मा भले सेम हो लेकिन Z इफेक्टिव सेम नहीं होता, वो तो Z पे डिपेंड करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले पॉइंट पर। बेटा केस नंबर 2 हमने देखा, अब हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 3 पे। क्या करें, क्या करूं, मैं क्या करूं, बंद कर दूं पढ़ाना? केस 3 पे बात करते हैं। केस 3 क्या है? फॉर मोर देन टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, फॉर मोर देन टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे अगर हम बात करें तो क्या पॉसिबिलिटीज आती है, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने बात करा, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम प्लस, ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन थे। फिर हमने बात करा हीलियम या लिथियम प्लस या बेरिलियम 2+ की अगर हम बात करें तो ये सब क्या हो गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये सब क्या हो गया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब अगर इसके आगे हम लोग बात करें मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पे चर्चा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उन सब में जो शेल नंबर था, एक शेल में देखो 1 इलेक्ट्रॉन भी एक शेल में आ जाता, 2 इलेक्ट्रॉन भी एक शेल में आ जाता, लेकिन अगर मोर देन 2 होगा तो शेल नंबर भी बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा तो क्या न्यूक्लियस और टारगेट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी चेंज होगा या नहीं होगा बेटा? होगा। और अगर न्यूक्लियस और टारगेट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस चेंज होगा तो शील्डिंग पे भी फर्क पड़ता है। अब शील्डिंग पे क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर बात करते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन पहले आया उसकी शील्डिंग ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? जो इलेक्ट्रॉन पहले आया उसकी शील्डिंग ज्यादा होती है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के जीवन में सबसे पहले यही आया था। तो न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने का या न्यूक्लियस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने का जो ताकत रखेगा वो इसी को रखेगा, क्योंकि ये क्लोजेस्ट लिमिट है इसके। फिर जैसे जैसे
डिस्टेंस बढ़ेगा, शील्डिंग का अमाउंट कम होता जाएगा। जो पहले आया उसकी शील्डिंग ज्यादा, जो बाद में आया उसकी शील्डिंग कम। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ये सिर्फ यहां काम नहीं आएगा, जब हम एसपीडीएफ की बात करेंगे, जिस पे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। मुझे बताओ, सेम शेल में एसपीडीएफ में से सबसे पहले कौन आता है? एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। सेम शेल है ना। एसपीडीएफ में से सबसे पहले कौन आएगा? एस आएगा। जो पहले आया और जो सबसे बाद में आया उसकी शील्डिंग सबसे कम, ऑब्वियसली। तो ये कहानी अपने को दिमाग में रखनी है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन पहले आएगा उसकी शील्डिंग ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा उसकी शील्डिंग कम। मुझे बताइए, सबसे लास्ट में क्या एनएच शेल के इलेक्ट्रॉन आते कि नहीं आते? आते। तो इनकी शील्डिंग सबसे कम, उसके बाद इनकी, उसके बाद इनकी, और उसके बाद इनकी। इनके लिए स्लेटर ने बोला कि टारगेट इलेक्ट्रॉन पर इसके खुद के शेल वाले अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले आए हुए हैं जो कि इनर में काउंट हो रहे थे, तो वो कितने की शील्डिंग लगाएंगे? 0.35 की। इससे अंदर वाले कितने की शील्डिंग लगाते हैं? 0.85 की। और उसके बाद अंदर कोई भी आ जाए सब 1 की लगाते हैं। ये स्लेटर ने बोला है। इससे आप देख भी सकते हो कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग ज्यादा, उसके बाद वाले की और कम, उसके बाद वाले की और कम। ये रूल के फॉर्म में हमें यहां पर देखना है, ध्यान से देखिएगा। फॉर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल अभी इसके देखेंगे हम लोग वन बाय वन। शील्डिंग बाय टारगेट इलेक्ट्रॉन ऑन इटसेल्फ। बेटा टारगेट खुद के ऊपर कोई शील्डिंग नहीं लगाता। शील्डिंग बाय ईच nth शेल इलेक्ट्रॉन ऑन टारगेट। बेटा आउटर मोस्ट शेल, nth शेल का हर इलेक्ट्रॉन, nth शेल का हर इलेक्ट्रॉन टारगेट पर कितने की शील्डिंग लगाता है? तो वैल्यू उसका भी मैंने आपको बताया कितना होता है बेटा? 0.35। अब ये वैल्यूज अपने को याद ही करनी है, इसमें मतलब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। शील्डिंग बाय ईच n-1th शेल इलेक्ट्रॉन, n-1 में मतलब पेनल्टी शेल का हर एक इलेक्ट्रॉन कितने की शील्डिंग लगाता है? 0.85 की। उसके बाद अगर उससे और अंदर शेल में जाते, प्री पेनल्टीमेट या उससे भी अंदर वाले शेल में जाते, तो इन सब का जो शील्डिंग का वैल्यू है वो कितना है बेटा? 1। रूल नोट करिए इनको। ये यही है वो। NH शेल का इलेक्ट्रॉन 0.35, n-1 का इलेक्ट्रॉन 0.85 और n-2 n-3 सारे इलेक्ट्रॉन कितने का दिखाएगा? 1 का। ठीक है ना। तो ये ओवरऑल अपने पास सेट ऑफ रूल्स आ गया कि भैया मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उसमें से कौन कितने इलेक्ट्रॉन की क्या लगाए, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कितने पावर की क्या लगाएगा बेटा शील्डिंग, या उसके सिग्मा की वैल्यू क्या क्या होगी। अब देखो, ये सारी बातें समझने के बाद आगे बढ़ते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है। 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसके ऊपर बात करते हैं मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन के जो सेट ऑफ रूल्स है इसको अप्लाई कैसे करना है। अभी है समय अपने पास, ठीक है। चलिए अब आइए इसके ऊपर एप्लीकेशन इसका देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला 6 तरह के क्वेश्चन बनते बेटा, एक लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज, 2 एडजेसेंट पीरियड ग्रुप और रैंडम। तो अब उनमें हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले हम जिसको टारगेट कर रहे हैं वो कौन है बेटा? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब भी हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड की बात करेंगे, ध्यान सुनना, तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में
हमारा फोकस क्या होना चाहिए। ये जो बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। आपको जब भी लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का केस आएगा, चाहे वो जेड इफेक्टिव हो, चाहे वो रेडियस हो, आईई हो, ईए हो या ईएन हो, हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं? 7। ठीक है, पर हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो मेनली क्वेश्चन सेकंड पीरियड का या थर्ड पीरियड का पूछेगा। आप रेडियस का क्वेश्चन देख लो, अभी रीनीट में भी आया हुआ था। आप रेडियस का क्वेश्चन देखो, आईई का क्वेश्चन देखो, ईए का क्वेश्चन देखो, ईएन का क्वेश्चन देखो। अगर पीरियड वाला क्वेश्चन है तो मैक्सिमम टाइम वो क्वेश्चन या तो सेकंड पीरियड का होगा या थर्ड पीरियड। अब सेकंड और थर्ड पीरियड का क्वेश्चन पूछने के पीछे लॉजिक क्या है वो समझना है अपने को। ऐसा नहीं कि वो तो पूछता ही है, पता ही है आपको कि सेकंड का पूछता है। एक्चुअल में क्या पहले पीरियड में केवल स होता है? यस। क्या सेकंड पीरियड में केवल सप? क्या थर्ड में भी केवल सप होता है? एक्चुअल में वो सेकंड और थर्ड पीरियड क्यों पूछता है? क्योंकि वो आपसे ये जानकारी चाहता है कि आपको एस और पी ब्लॉक के ट्रेंड्स आते हैं या नहीं आते, बस इसलिए पूछता है। और वो क्वेश्चन एस और पी का जो ट्रेंड है वो सेकंड में भी बन सकता है और थर्ड में, इसलिए क्वेश्चन या तो सेकंड का पूछता है या थर्ड। क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कम से कम ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15 अपन बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आते हैं। अगर इससे वो एक लेवल ऊपर गया तो वो जाता है कौन से पीरियड पे? फोर्थ। और फोर्थ पीरियड पे क्यों जाता है? क्योंकि वो सड़प। एक्चुअल में फोर्थ पीरियड जाने के पीछे रीजन एस और पी नहीं होता, उसको डी की जानकारी अगर आपसे चाहिए तो ही वो कौन से पीरियड तक जाता है बेटा? फोर्थ पीरियड तक। वरना उसको अगर एस और पी पूछना है ना तो सेकंड और थर्ड में ही काम खत्म कर देता है। और डी में इसलिए हम लोग फोकस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछा जाता है और उसी के बारे में मेनली क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम जब भी पीरियड की बात करेंगे, हमारा टारगेट मेनली सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड होगा। यहीं से आपको 99% ऑफ द टाइम पीरियड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर टॉपिक में ये आएगा। आइए इधर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकंड पीरियड को टारगेट बनाते हैं, है ना। यहां पर अपन सारे पीरियड नहीं पढ़ेंगे, बस एक एस और पी जब हमको पढ़ना है तो एस और पी के लिए मैं सेकंड बता दूंगा, तो वही काम किस में हो जाएगा? थर्ड में। तो मैं सेकंड आपको बता दे रहा हूं। सेकेंड पीरियड की जब हम बात कर रहे हैं तो एस और पी ब्लॉक आता है। बताइए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन है? लिथियम। फिर कौन है? बेरिलियम। फिर कौन है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये एलिमेंट्स है। इनमें से लिथियम और बेरिलियम के लिए हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे मैथमेटिकली, और बाकी को हम जनरलाइज कर देंगे मैथ्स की मदद से, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव निकालना है। क्या जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जेड माइनस सिग्मा होता है कि नहीं होता है? होता है। क्या लिथियम का Z या एटॉमिक नंबर 3 होता है कि नहीं होता है? बेटा होता है। तो Z तो मेरे को पता चल गया, अब मुझे क्या निकालना है? सिग्मा। और सिग्मा निकालने के लिए मुझे स्लेटर रूल की मदद लेनी पड़ेगी। और स्लेटर रूल में एक केस है या 3 केस है? 3 केस है। पहला केस सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरा केस 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा केस मोर देन। आप मुझे बताइए यहां पर अभी जो लिथियम आपको दे रखा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? फिलहाल में 3 3 है, न्यूट्रल है क्योंकि। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला केस लगाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला केस लगाऊंगा, या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वाला? मोर देन। बात समझ में आ रही है ना। तो इसमें मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वाले रूल लगाने हैं। क्या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे शेल नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो मुझे इसका क्या लिखना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s1। अब अगर 1s2 2s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया, सुनिएगा भी, है ना, समझिएगा। तो मुझे बताइए ये वाला शेल, क्या ये आउटर मोस्ट शेल n होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये वाला शेल क्या n-1 होगा कि नहीं होगा? होगा। टारगेट इलेक्ट्रॉन 3 में से एक टारगेट होगा। टारगेट किसको मानना है? अंदर वाले को या आउटर मोस्ट के सबसे आगे? आउटर मोस्ट के सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने? एक ही तो है। तो वही हमारा क्या बन गया? टारगेट। क्या टारगेट खुद के ऊपर, सिग्मा निकाल रहा हूं ध्यान सुनना, क्या टारगेट इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर कोई सिग्मा लगाएगा? नहीं, ये 1/0 टारगेट के लिए लिखा है। फिर बताइए क्या इसके अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। और बेटा वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है n-1 में आने वाला हर इलेक्ट्रॉन 0.85 की शील्डिंग लगाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85 की शील्डिंग लगेगी, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.7। अब मुझे
फॉर्मूला पता है, सिग्मा तो मुझे पता चल गया, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, दैट इज 3 माइनस 1.7, आंसर कितना आ जाएगा 1.3। इधर देखिएगा, यहां पर लिथियम का जो जेड है वो है 3, इसका जो सिग्मा आया वो आया 1.7, और दोनों को जेड माइनस सिग्मा करा तो जेड इफेक्टिव आ गया 1.3। आते हैं बेरिलियम पे, एक बार फटाफट इसको भी सॉल्व कर देते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जेड कितना है बेटा 4। अब बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन अगर मैं अभी चेक करता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये भी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन वाले कैटेगरी में जाएगा। और इसके लिए मैं इसका क्या लिखूंगा बेटा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन आ गया 1s2 2s2, ये वाला शेल हो गया आउटर मोस्ट और ये वाला शेल हो गया n-1। 4 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा टारगेट, टारगेट किसको मानना है बाहर वाले शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को। बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2 में से एक तो क्या हो गया टारगेट। क्या टारगेट इलेक्ट्रॉन कभी खुद पे कोई शील्डिंग लगाएगा क्या, नहीं, तो उसका तो हमने लिख दिया। पर क्या 2 में से एक को तो टारगेट माना, पर क्या एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा है और वो लगाएगा शील्डिंग। तो बेटा n का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने की शील्डिंग लगाता है 0.35 की। अभी 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गई, इनर शेल पे आइए, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और n-1 का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 0.85 की शील्डिंग लगाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2.05 आएगा। और आप जब z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा लगाएंगे तो 4 माइनस 2.05 सॉल्व करने पर 1.95 विल बी दी आंसर। आइए देखिएगा, सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 2.05 और यहां पर वैल्यू आ रही है 1.95। अगर इन वैल्यूज के ऊपर बात करें, चलो एक काम करो इतना लिख लो अभी पहले, ट्रेंड है ना, फिर उस पर कल आगे।